डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संकेत दामची है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक पुलिस वाला हूँ और सभी मुझे डिटेक्टिव संकेत कहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर उन्हीं केस में हाथ डालता हूँ जहाँ पर किसी का कत्ल हुआ हो और केस आसानी से सुलझ ना पा रहा हो। लेकिन मैं डरता हूँ ऐसे केस से जहाँ पर सबूतों की कमी हो या ऐसी जगह जहाँ पर सबूत जुटाए ही नहीं जा सकते। इस बार भी मुझे जिस केस में घसीटा जा रहा था, मुझे लग रहा था ये केस मेरी नौकरी खा जाएगा। कहीं कोई दुर्घटना हो जाए या कोई कत्ल का केस हो या कोई रहस्य हो, उसे सुलझाने में मुझे मजा आता है। लेकिन एक किचकांडी का केस, ऐसे केस सच में बड़े भयानक होते हैं। सबूत आपके पास होते नहीं, कातिल वहां से भाग चुका होता है और नाम लगाया जाता है किसी ऐसी भूतनी के नाम पर जिसके बारे में कोई पता लगा ही नहीं सकता। नेपाल के सबसे खौफनाक जंगल, वहार जंगल, जहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं कि टूरिस्ट घूमने आए हैं और उनमें से कुछ लोग गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ कभी पता नहीं लगाया जा सका और समय समय पर ऐसी घटनाएं होती ही रहीं, जिस कारण कुछ लोगों को लगने लगा कि यहाँ पर कोई किचकांडी रहती है। और कुछ लोग ये मानते भी थे कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा जो उड़ती हुई गाड़ियों के अंदर तक आ जाती है, बाद में आंखों से आंखें मिलाती है और अगर कोई उसके जाल में फंस जाए उसके बाद वो नहीं मिलता। मुझे ये कहानियां सुनने को मिल रही थीं और मैं एक पुलिस वालों के लिए ऐसी कहानियां बेवकूफ़ाना होती हैं। आखिर ऐसी कहानियों से क्या ही हो सकता है। मुझे सबूत चाहिए थे, लेकिन अब ये केस मुझे थमा दिया गया था, तो शुरुआत तो मुझे करनी ही थी। वहार के जंगल की वो कहानियां सुन सुनकर मैं पक चुका था, लेकिन जब उस जंगल तक पहुंचा, पास में बने हुए छुटमुट वो गांव, और वहां पर जब तहकीकात करना मैंने शुरू कर दिया, मेरे साथ कुछ पुलिस वाले थे। मैं उन पुलिस वालों को भी अलग अलग गांव में भेजना चाहता था, लेकिन वक्त शाम का हो चुका था और कोई भी पुलिस वाला तैयार नहीं था। उनका कहना था इस जंगली रास्ते पर रात के वक्त कोई सफर करना नहीं चाहता। रात को यहाँ सफ़ेद कपड़ों में किचकांडी नजर आती है और अगर वो आपको शिकार बनाना चाहे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। बचने का एक ही तरीका रात के वक्त उस जंगली इलाके पर सफ़र नहीं करना है। मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि इस जंगल में मैं पहले कभी नहीं आया था। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हों जो मेरी समझ से बाहर हों। रात के वक्त हो सकता है यहाँ छिपकर चोर उचक्के बैठते हों या लुटेरे बैठते हों और अचानक हमला कर देते हों। तो रात को हमें इस जीप के सहारे यहाँ पर सफ़र नहीं करना चाहिए। ओपन जीप है, कोई गोली चला देगा तो बचने का कोई चांस नहीं होगा। उनकी बात मानकर सीधा मैं पुलिस स्टेशन पहुँच चुका था और तब मुझे वो फाइल थमाई गई जिसमें सारी जानकारी थी, और ऐसी गुप्त जानकारी भी जो किसी को बताई नहीं गई थी। राघव सिंघानिया एक पॉलिटिशियन का बेटा जो यहाँ पर गायब हो चुका है और उसकी तलाश में पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन ये जानकारी को लीक नहीं किया जा सकता। अगर ये जानकारी लीक हो गई तो हमारे पॉलिटिकल रिश्ते भारत के साथ बिगड़ सकते हैं। इसीलिए मुझ पर भी दबाव बनाया गया था। एक भारतीय पॉलिटिशियन के बेटे का यहाँ गायब होना कोई अच्छे संकेत नहीं है, इसीलिए ये काम हमें जल्द से जल्द करके दिखाना होगा। तभी मैं कहूँ, क्यों इस केस को दोबारा उजागर किया जा रहा है। यहाँ पर कई लोग पहले भी गायब होते ही रहे हैं और कई शकी लोगों को पुलिस वालों ने पहले भी पकड़ा है। इस बार बदला हुआ माहौल क्यों है? तो ये बात है, इससे तो दो देशों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा तनाव बन सकता है। मैं अब उस खास गवाह से मिलना चाहता था जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी थी। एक टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ राघव उस होटल तक गया था जब उसके साथ ये घटना हुई। उस टैक्सी ड्राइवर से मैं भी बात करना चाहता था, जबकि उसकी गवाही
3 बार पहले भी ली जा चुकी थी, लेकिन मैं अच्छे से बात करना चाहता था। एक फाइल में लिखे हुए शब्द कभी कभी बदले भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी से सामने से बात करें, आप उसके स्वभाव को समझ सकते हैं, हाव भाव को समझ सकते हैं, किस चीज में वो डर रहा है और कौन सी बातें उसने अभी तक नहीं बताई होंगी। उस टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए मुझे कुछ नया पता लगा था जो पहले मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने वो पूरी रात की वारदात के बारे में बताया। राघव जो उसी टैक्सी में पीछे बैठा हुआ था, वो टैक्सी ड्राइवर राघव के साथ बातें भी कर रहा था। अचानक आगे एक औरत नजर आई जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, और यहां पर मान्यता है कि जंगली रास्ते पर सफेद कपड़े पहने औरत सड़क के बीच में नजर आए तो गाड़ी को नहीं रोकना है। इसीलिए टैक्सी ड्राइवर ने भी गाड़ी को तेज कर दिया, लेकिन राघव का पीछे से कहना था कि गाड़ी को धीमा करो, उस लड़की को चोट लग सकती है, वो औरत के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। दूर से देखने में ज्यादा कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी काफी करीब आई, वो एक लड़की थी, औरत नहीं थी। चेहरा थोड़ा सा नजर आया, लेकिन राघव को फिर वो लड़की पिछली सीट पर कैसे आ गई पता ही नहीं चला। टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, मैं घबरा चुका था क्योंकि ये साफ साफ था कि ये किचकांडी है, कोई साधारण लड़की नहीं। राघव पिछली सीट पर था, किचकांडी पिछली सीट पर थी। उसके बाद राघव भी गायब हो गया, किचकांडी भी गायब हो गई, और उस टैक्सी ड्राइवर ने वहां पर हिम्मत करके गाड़ी रोकी, आवाजें लगाई, लेकिन वो राघव को दोबारा ढूंढ नहीं पाया। और पुलिस वाले भी उसी रात वहां पर आए थे। राघव को ढूंढने की कोशिश हुई थी, लेकिन राघव को ढूंढा नहीं जा सका। 2 दिनों तक वहां जंगल में तलाश जारी रही। न्यूज चैनल्स वालों को बताया नहीं गया, उन्हें बस यही कहा गया कि एक टूरिस्ट फिर से गायब हो गया है, लेकिन वो टूरिस्ट कौन है ये बताया नहीं गया। ढूंढने की कोशिश जारी रही, जो अब तक 7 दिन बीतने के बाद भी जारी है, लेकिन राघव को अब तक ढूंढा नहीं जा सका है और दबाव बढ़ता जा रहा है। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा, क्या राघव के पास कोई सामान भी था जो उसने यहां पर छोड़ा हो? क्या पिछली सीट पर कुछ मिला भी था? तब उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, जी हाँ, पीछे से एक पासपोर्ट मिला था, लेकिन ये राघव सर का नहीं था, ये किसी लड़की का था। बाकी आपको पता होगा, मुझे उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया क्योंकि मैंने टैक्सी वहीं पर खड़ी कर दी थी और पुलिस वालों को सबसे पहले मैं वहीं पर लेकर आया था। पुलिस वालों के पास अब भी मेरी वो टैक्सी है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। देखिए, घर की हालत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, अगर आप टैक्सी को दोबारा चलाने की इजाज़त दे दें। मैं अब उसकी क्या ही मदद करता, केस सच में पेचीदा था, यह खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, इसीलिए टैक्सी को भी चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी और उसे भी किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी अगले कुछ दिनों तक। मैंने उसके बाद उस बक्से में रखा सारा सामान चेक किया। आखिर क्या क्या सामान है उस बक्से में? गाड़ी की पिछली सीट पर क्या क्या मिला? पिछली सीट पर एक पासपोर्ट मिला था, खून से लथपथ पासपोर्ट, जो कि राघव का नहीं, मीरा जोशी का था। ये मीरा जोशी 3 साल पहले यहीं इन्हीं जंगलों में गायब हो चुकी थी। उसे कभी ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन 3 साल बाद उसका पासपोर्ट ऐसे टैक्सी में मिलना, यह भी एक सोचने वाली बात थी। मैं भले ही किचकांडी पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह टैक्सी ड्राइवर मिला हुआ है। उससे सख्ती से बात की जा चुकी थी, उसकी पिटाई भी की जा चुकी थी, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं बताया था। तो मुझे लगा सख्ती से बात करने में कोई खास फायदा नहीं होगा, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे उससे उगलवा सके, थोड़ा प्रेशर बनाएंगे उसके घर वालों पर, उसके बाद शायद वो कुछ बताए। 1 दिन लगाया ये करने में, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें मैं पढ़ पा रहा था। वो इस चीज पर यकीन कर रहा था कि लड़की सामने सड़क पर नजर आई है, जो उड़ती हुई गाड़ी के अंदर आ गई, और वो किचकांडी ही थी। लेकिन एक भूत प्रेत पर क्या ही यकीन किया जाए? मैं एक डिटेक्टिव हूं, भूतों प्रेतों पर यकीन करने लगा तो केस क्या ही सुलझा पाऊंगा। अब मुझे नए सबूत चाहिए थे, लेकिन मैं शुरुआत करूं तो कहां से करूं? मीरा जोशी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करूं। आखिर कौन थी मीरा जोशी? भले ही वो गायब हो चुकी है, लेकिन उसकी जानकारी जुटाता हूं, हो सकता है वो केस इस केस से जुड़ा हुआ हो।
उसके अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी आकर ये कहने लगा कि मैंने एक विक्रम नाम के आदमी को मारा है। पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई, क्योंकि अमूमन कोई कातिल इस तरह से पुलिस स्टेशन में आकर ये नहीं कहता कि मैंने किसी को मारा है। वो चुपचाप रहते हैं और सबूतों की कमी के कारण वो बचे रहते हैं, लेकिन अगर सबूत हाथ लगे तो पुलिस वाले पकड़ते हैं। लेकिन ये कुछ अलग था, वो दिमागी तौर पर सही नहीं लग रहा था। उसका नाम था विक्रम शर्मा और वो कह रहा था उसने विकास नाम के एक लड़के को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि किचकांडी ने कहा था। यह बात सुनने के बाद उस पुलिस स्टेशन में सब डर चुके थे और जब उससे मैंने कुछ बात की तो वो ये बातें बताने लगा जो कोई साधारण पागल इंसान नहीं बता सकता। उसने कहा, मुझे पता है मैंने उसकी लाश को कहां पर दफनाया है और ये काम मैंने 1 साल पहले किया था। मुझे लग रहा था ये कोई पागल है, बेवजह पुलिस का समय बर्बाद करेगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना तो बनता ही था। जंगल के उस हिस्से में हम पहुंचे जहां पर उसने कहा कि 1 साल पहले उसने किसी को मारा था और दफनाया था। जब वहां पर खोदा गया, वहां से एक लाश निकली थी। ये लाश उसी आदमी की थी जिसके बारे में ये बता रहा था कि 1 साल पहले इसने मारा है। और सच में 1 साल पहले एक आदमी गायब भी हुआ था जिसका नाम विकास था। लाश जमीन से निकाली गई, लेकिन 1 साल पहले अगर किसी को मारकर इस तरह जमीन में दफनाया गया हो तो उसका शरीर गला हुआ होना चाहिए। ये लाश ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी दफनाई गई हो। फॉरेंसिक लैब से 2 दिन बाद जब हमें सारी जानकारी मिली तो हम भी हैरान। उसकी मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन 1 साल से उसका शरीर सड़ा क्यों नहीं जबकि जमीन में दफनाया गया था। ये एक बहुत बड़ी पहेली बन गई थी और पूरा का पूरा केस समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी को जल्द से जल्द सजा सुनाने की बात की जा रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे जल्द से जल्द जेल में भेज दिया जाए। उससे पूछताछ करनी चाहिए। भले ही देखने में वो पागल लग रहा है, लेकिन वो खुद पुलिस स्टेशन आया है और उसका कहना है कि उसने खुद नहीं मारा है, किसी ने जबरदस्ती की थी उसके साथ, उसे टॉर्चर किया, फिर उसे उस आदमी को मारना ही पड़ा। मैं उससे पूछ रहा था वो किचकांडी कैसी दिखती थी। उसने कहा, सफेद कपड़ों में। उसके पैर हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। आधी सी नजर आती है जैसे चेहरा बड़ा भयानक हो, लेकिन लड़की जैसी भी लगती है। रूप बदलता है, आधा आधा रूप बदलता है। मैंने कहा, तुमने पक्का उसे देखा तो वो किचकांडी ही थी, ऐसा तो नहीं तुम्हें पागल बनाया गया हो। तुम दिमागी तौर पर ठीक नहीं लगते तो तुम्हें पागल बनाया गया हो, बेवकूफ़ बनाया गया हो ताकि तुम किसी का कत्ल करो। उसने कहा, नहीं, वो किचकांडी ही थी। जंगल में इस तरह कोई प्रकट नहीं होता, कोई गायब नहीं होता, वो किचकांडी ही थी। और जिस तरह से उसने मेरे शरीर के अंदर मुझे सजा दी थी कोई इंसान नहीं कर सकता। वो मेरे शरीर के अंदर हाथ डालकर अंदर अतड़ियां काट सकती थी, अंदर से जख्मी कर सकती थी और बाहर से कोई निशान तक नहीं होता। भले ही दिखने में मैं पागल हूं, क्योंकि उस कत्ल को करने के बाद मुझे अब तक वो गुनाह की सजा मिल रही है। मुझे नींद नहीं आती, मैं डरता रहता हूं उस किचकांडी से भी और उस आदमी से भी जिसको मैंने मारा। मैं कातिल नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए ये हालत बन गई है। मुझे सजा दे दो, मुझे सजा दे दो, क्योंकि मैं ऐसे जिंदा नहीं रह पाऊंगा एक कातिल बनकर। फिर अचानक वो कुर्सी से उठा और दीवार से सट गया। वो पीछे वाली दीवार को देखकर डरे जा रहा था। मैंने उसको कहा, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? उसने कहा, वो बातें सुन रही है, वो बातें सुन रही है। उस दीवार के पीछे मैं उसे देख सकता हूं, क्योंकि वो मेरे शरीर के अंदर आई थी, मैं उसे देख सकता हूं। उस दीवार के पीछे खड़ी है, वो अंधेरे कमरे में जहां पर फाइल्स रखी हुई हैं, वो बिल्कुल बीच वाली शेल्फ के सामने। सब पुलिस वाले डर चुके थे और पहली बार मुझे भी डर लगा। लॉकअप से निकलकर जब मैं उस कमरे में गया, उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, एक फाइल अपने आप नीचे गिरी थी। लाइट जलने के बाद वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन फाइल अपने आप कैसे गिरी? और ये जो कमरा है, यहाँ पर फाइल्स रखी जाती हैं और एक पुलिस वाले के सिवा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता।
तो उसे कैसे पता बीच वाली वो शेल्फ? आखिर उसे कैसे पता लगा? क्या सच में वो दीवार के आर पार देख पा रहा था? या जो बातें यहां पर कही जाती हैं वो सच तो नहीं? अब विक्रम से ज्यादा कुछ पता नहीं कर सकता था मैं, इसीलिए मुझे लगा मुझे बहुत पीछे जाना होगा। कब कब ये घटनाएं यहां पर बढ़ी और कब कब से ये घटनाएं हो रही हैं। तो मैंने पता लगाया कि 3 साल पहले से यहां पर ज्यादा घटनाएं होना शुरू हुई। उससे पहले तो बस कहानियां सुनाई जाती थी, दुर्घटनाएं नहीं होती थीं। कभी कभी किसी को ऐसा कुछ नजर आता और लोगों का मानना होता कि जिन लोगों को ऐसा कुछ नजर आ रहा है वो या तो ज्यादा शराब पिए हुए होते या वैसे ही आंखों का भ्रम होता। लेकिन 3 साल पहले से बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी, लोग गायब होने लगे, लोग मरने लगे। मुझे अब 3 साल पहले हुई सारी घटनाओं की जानकारी चाहिए थी। शुरुआत कहां से हुई और खास तौर पर राघव के बारे में भी जानना था कि वो कब कब यहां पर आ चुका है। क्या इससे पहले भी वो यहां पर आता जाता रहा है या पहली बार इस बार आया था और गायब हो गया? ढूंढ निकाला मैंने उन फाइल्स को। 3 साल पहले से कई लोग यहां पर गायब हो रहे हैं और 3 साल पहले मीरा नाम की लड़की जो कि भारत से आई थी वो भी गायब हुई थी। उसकी जानकारी तो मैं पहले ही निकाल चुका था, बाकियों की जानकारी मैं निकाल रहा। तो उस फाइल में मैंने देखा कि राघव पहले भी 3 साल पहले यहां पर आया था, लेकिन खाली सी जगह पर रुका था। एक पुराना फार्म हाउस जो जंगल के बीच में बना हुआ है, जो अब बंद हो चुका है। जंगल के बीच फार्म हाउस और राघव का अकेले वहां पर रुकना और इससे पहले उसके साथ कुछ नहीं होना, मुझे तो लगता है कोई ना कोई रिश्ता तो मीरा और राघव के बीच है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी जुटानी होगी। तो मैं उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते को बंद किया गया था, उस सड़क को तोड़ दिया गया था, क्योंकि वो फार्म हाउस ही था, उस तरफ जाने का यही एक रास्ता था। तो जब फार्म हाउस बंद हो गया तो इस रास्ते को भी तोड़ दिया गया। मैं ये भी पता नहीं लगा पा रहा था कि फार्म हाउस किसके नाम पर है, लेकिन मुझे लग रहा ये राघव के नाम पर हो सकता है, तभी तो अकेले वहां पर जाने की हिम्मत हुई उसकी। मुझे चलकर बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा और उस जंगल में जहां पर एक ऐसी किचकांडी की कहानियां सुनाई जाती हैं जो किसी को नजर आ जाए उसके बाद उसे छोड़ती नहीं। चलते चलते आखिरकार मैं उस फार्म हाउस तक पहुंचा और मैंने देखा वहां पर बहुत ज्यादा घास उगी हुई थी। वो एक बड़ा सा झोंपड़ा ही था, क्या ही फार्म हाउस कहूं उसे। लेकिन चारों तरफ पेड़ों के तने और जमीन से निकली हुई कुछ ऐसी बेलें जो उस झोंपड़े को चारों तरफ घेरे हुई थीं। दरवाजे को खोलने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लग गया। उसके अंदर कोई खास सामान नहीं पड़ा था, लेकिन सबसे पीछे पड़े उस टेप रिकॉर्डर को देखा मैंने, जो 3 साल पहले का लग रहा। ऐसा लग रहा था जो यहां पर रह रहा होगा। जल्दी से सामान को समेटकर यहां से निकलने की उसने। यकीनन ये राघव ने किया होगा और जो बचा यहां पर वो छूट गया। लेकिन फिर 3 साल बाद दोबारा यहां पर वो करने क्या आया था? मैंने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया और उसमें राघव की आवाज 3 साल पहले की। वो किसी लड़की की तरफ देखकर कह रहा था, वो आधी नजर आ रही है, वो आधी नजर आ रही है, वो हवा में उड़ रही है, वो हवा में उड़ रही है, वो हमारे लिए आएगी, वो हमारे लिए आएगी। बस इतना, उस टेप रिकॉर्डर में बस इतना ही था। मुझे लगा ये कोई बड़ी घटना लगती है, क्योंकि इससे पहले यहां पर किसी के साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ था। मीरा वो पहली शख्स थी जो यहां पर गायब हुई। उसके बाद कोई लड़की तो गायब नहीं हुई, ज्यादातर मर्द ही गायब हुए। फिर मीरा को आखिर उस किचकांडी के साथ क्यों जोड़ा जाता है, जबकि कहानियां तो साफ साफ सुनाई जाती हैं कि जो किचकांडी होती है वो सिर्फ मर्दों का शिकार करती है। फिर एक लड़की के शिकार को उसके साथ क्यों जोड़ा गया? क्यों मीरा को ढूंढा नहीं गया? उसका शरीर कभी किसी को नहीं मिला। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था और मुझे लगा कि ये झोंपड़े में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे ज्यादा जानकारी मिलेगी। अगर राघव दोबारा यहां पर आने की कोशिश कर रहा था तो शायद यहां पर कुछ ऐसा था जिसे वो ले जाना चाहता था। इस टेप रिकॉर्डर में तो ज्यादा कुछ नहीं है,
लेकिन इस झोंपड़े में बहुत कुछ हो सकता है। फिर क्या, ढूंढता गया, मैं झोंपड़े में ढूंढता गया। बहुत सारा सामान मैंने ढूंढ निकाला जो राघव से जुड़ा हुआ था। एक रस्सी जिस पर खून लगा हुआ था, वहां पर रखे हुए ढेर सारे हथियार, वहां पर एक ताबूत भी था। उस ताबूत का कभी इस्तेमाल तो नहीं हुआ, ना तो उसमें कुछ था, बुरादा ही था, जैसे उसे नया बनाया गया लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन ताबूत को यहां पर बनाकर क्यों रखा गया होगा? मुझे तो राघव पर शक हो रहा है, लेकिन अब उसके खिलाफ जानकारी जुटाऊं भी तो कैसे जुटाऊं, पूछूं भी तो किसे पूछूं, क्योंकि राघव के परिवार वाले पॉलिटिशियन हैं और वो भी भारत के, नेपाल के नहीं। तो पूछताछ के लिए मैं भारत जा भी नहीं सकता, बस फोन पर कुछ बात कर सकता हूं और उससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। तो जानकारी जुटाऊं तो किससे जुटाऊं? वहां पर मुझे एक आईडी कार्ड मिला जो कि विक्रम शर्मा का था। तस्वीर मैंने 1 मिनट में पहचान ली। ये वही लड़का था जो पुलिस स्टेशन में आया, जिसने कहा था कि मैंने एक कत्ल किया है। तो उससे पूछताछ करता हूं। अगर यहां पर उसका आईडी कार्ड मिला है तो यकीनन उसे इसके बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। और पुलिस स्टेशन में उससे तहकीकात में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था राघव के द्वारा। राघव यहाँ पर कई लोगों को बार बार भेजा करता और उसे टॉर्चर किया करता, क्योंकि राघव ने उससे विकास का कत्ल करवाया था। लेकिन क्यों? विकास से क्या दुश्मनी थी राघव की? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहेली घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रही है, किचकांडी और राघव। किचकांडी पर तो मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे ये एक कत्ल का मामला लगता है। लेकिन फिर राघव गायब क्यों हो गया? और राघव को गायब किया होगा तो किसने किया होगा? उसे किडनैप किया लगता है। अगर उसे किडनैप किया गया है तो कहीं ना कहीं पर उसे छिपाकर भी रखा होगा, शायद इसी जंगल में। ढूंढते हैं, मुझे सर्च वारंट चाहिए। पूरे जंगल की हमें तलाशी लेनी होगी, कोई ऐसी जगह जहां पर छिपा जा सकता है, जहां पर किसी को रखा जा सकता है और एक से ज़्यादा लोगों को। मुझे लगता है हो सकता है राघव का रिश्ता तस्करों से हो जो इस जंगल में होंगे, और लोग जो गायब होते हैं उनके शरीर के अंगों की तस्करी की जाती होगी। अगर ऐसा नहीं है तो उनके साथ क्या किया जाता होगा? इस सवाल का जवाब जंगल को खंगालने पर ही मिल सकता था। उसके बाद मैं भारत जाकर मीरा के घर वालों से मिलकर आया। मीरा के बारे में सारी जानकारी मुझे जुटानी थी, और मुझे जो पता लगा उसने मेरी आंखों को खोल कर रख दिया। मीरा विकास की गर्लफ्रेंड थी। वो इकट्ठे नेपाल में आए थे उस जगह घूमने के लिए, और वहां पर मीरा गायब हो गई। और विकास जब वापस आया तो किसी से मिलना नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा घबराया घबराया रहता था। और मुझे ये भी पता लगा कि विकास को राघव जानता था, दोनों जिगरी दोस्त थे। तो बार बार घूमकर राघव पर वो सुई जा रही थी। अभी वही गायब हुआ है और उसे ढूंढने की कवायद सबसे ज़्यादा जारी है। तो मुझे राघव के दोस्तों से बात करनी होगी, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा पता लगेगा जो मेरे काम का होगा। मैंने जो जानकारी ढूंढ निकाली राघव के दोस्तों से, उसने भी मेरी आंखों को फाड़ कर रख दिया। उसके कई दोस्त कह रहे थे राघव कभी कभी जब उसने ज़्यादा पी होती थी एक कहानी सुनाता था। एक लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसके दोस्त को प्यार करती थी। अब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। इसका गुस्सा राघव को था और राघव अपने दोस्त को कहता था, तू अपने प्यार की कुर्बानी दे दे, मैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बस सिर्फ एक दिन के लिए वो मेरी हो जाए, उसके बाद चाहे वापस चली जाए। तब शराब के नशे में उसने कहा, वो लड़की एक बार तो मेरी हुई। जंगलों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने अपने दोस्त को कहा था मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन दोनों को मैंने वहाँ पर बुलाया, उस लड़की के साथ रंगरलियाँ मनाई, फिर उसे जान से मार दिया। वो मेरा दोस्त था, मुझे धोखा थोड़े ना दे सकता था। भले ही मुझसे थोड़ा लड़ा, लेकिन फिर मैंने उसे कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, कत्ल तो हम दोनों ने किया है।
ये राज हम दोनों को बनाए रखना होगा। फिर उसकी लाश को एक ऐसी जगह पर दफना दिया जहां कोई ढूंढ ही नहीं सकता। अब मैं समझ पाया था, उसके दोस्तों से ये जानकारी को पाकर मैं समझ पाया कि मीरा को राघव ने मारा होगा, और जो विकास था वो मीरा का बॉयफ्रेंड था। तो 1 साल पहले आखिर विकास को राघव ने क्यों मरवाया? इसकी जानकारी मुझे विक्रम से मिल गई। विक्रम ने बताया कि राघव कह रहा था कि अब वो ज़्यादा समय चुप नहीं रहेगा, वो किसी न किसी को बता देगा, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। इसीलिए विक्रम ने विकास को मारा, क्योंकि राघव ने विक्रम के परिवार को अपने पास बंदी बना लिया था और सौदा किया, अगर वो विकास को मारेगा तो उसका परिवार वो आज़ाद कर देगा, इसी के साथ 1 करोड़ रुपए भी देगा। तो ये काम विक्रम ने किया था। अब पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ चुकी थी, सिवाय एक कड़ी के। तो राघव के साथ क्या हुआ? अगर राघव गायब हुआ है तो उसे गायब किसने किया? और बाकी जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते थे, जो गायब हो जाते थे, आखिर उनके साथ क्या होता था? वो मेरी समझ से बाहर था। ऐसा लग रहा था कुछ मेरी आंखों के सामने है और मुझे अब भी नजर नहीं आ रहा है। मैं बार बार विक्रम से भी पूछता जा रहा था कि जब शुरू में वो पुलिस स्टेशन आया था तो उसने ये क्यों कहा था कि किचकांडी ने उसे कहा था विकास को मारने के लिए। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। बार बार कभी वो कहता, कभी कभी वो कहता कि उसे राघव ने कहा है विकास को मारने के लिए, कभी कभी वो कहता कि उसे किचकांडी ने कहा है विकास को मारने के लिए। 2 बातें कर रहा था वो, और मेरा दिमाग घूमता जा रहा। उसे दिमागी तौर पर सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी गवाही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो किसी लड़की जो कि किचकांडी बनी हुई है, उसके कहने पर उसने विकास को मारा होगा, या जो कहानी अब मैंने पूरी ढूंढ निकाली है और मुझे ये सही लग रही है, तो उसने राघव के कहने पर विकास को मारा है। लेकिन मुझे कुछ और भी जानना था राघव के बारे में। अगर वो गायब हुआ है और वो टैक्सी ड्राइवर जो बता रहा है वो सच है, तो ऐसी चीज़ कैसे की जा सकती है कि कोई उड़ता हुआ गाड़ी के अंदर आ जाए? ऐसा भ्रम पैदा कैसे करवाया जा सकता है? इसके लिए रात के वक्त मुझे फिर से उस फार्म हाउस तक जाना था, उस झोंपड़े तक। बारिश की वो रात थी। उस सड़क पर गाड़ी चलाता हुआ मैं अकेला जा रहा, क्योंकि मैं किसी और चीज़ पर यकीन नहीं करता था। मुझे लग रहा था बस एक छोटी सी कड़ी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन तब मुझे महसूस हुआ, मैंने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था, सब कुछ सामने तो था, मैं देखना नहीं चाहता था, और अब मुझे वो दिखाया गया। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच सफ़ेद कपड़े पहने उस बारिश में एक लड़की खड़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई, ये देखने के लिए आखिर सड़क के बीचों बीच वो लड़की क्या कर रही है। सफ़ेद कपड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को डराने की कोशिश कर रही हो। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरे पास एक पिस्टल भी है। पिस्टल मैंने निकाल ली, लेकिन हाथ में नीचे की तरफ की हुई थी। हो सकता है वो कोई मजबूर हो, जंगल में भटक गई हो। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं हैरान हो गया था। बारिश की बूंदें उसके आर पार निकल रही थीं। वो भीग नहीं रही थी और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में लहरा रही थी और आधी भयानक लग रही। आधी तरफ का चेहरा एक साधारण लड़की जैसा, लेकिन दोनों अदला बदली कर रहे थे। कभी भयानक चेहरा दाईं तरफ हो जाता तो कभी भयानक चेहरा बाईं तरफ हो जाता। वो हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी और आसपास लगभग 10 फुट तक बारिश की बूंदें पड़ना बंद हो गई, जबकि बाकी जगह बहुत तेज बारिश थी, जैसे आसमान में कोई छतरी सी बन गई हो। मैं एक बार के लिए सहम सा गया। ऐसी चीज जिस पर आप यकीन नहीं करते, जब आपकी आंखों के सामने आ जाए यकीन करना पड़ता है, लेकिन ये भी महसूस होता है कहीं देर तो नहीं हो गई। मुझे भी लगा कहीं देर तो नहीं हो गई, ये तो सच में किचकांडी ही है। मेरे करीब जिस तरह से वो आ रही, मैंने पिस्टल उसकी तरफ की और गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का असर उस पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। भले ही उसके शरीर के अंदर गोलियां जा जरूर रही थी, लेकिन बार बार फिर नीचे गिर रही और गोलियों के नीचे गिरने की आवाज़। मेरे हाथ कांपने लगे और वो पिस्टल मेरे हाथ से नीचे गिर गई। फिर उसने मुझे पकड़ा। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया,
वो कहने लगी, अपना काम पूरा करो। अगर तुम अपना काम पूरा करोगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना मैं शिकार करती रहूंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। ये कहकर वो पीछे उस बारिश में गायब हो गई। मैं अब बारिश में भीगने लगा था। मुझे सांस चढ़ी हुई थी और मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, जकड़ गए थे। पहली बार इतना ज़्यादा डर आभास किया था क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। इन चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता था, अब करने लगा। पिस्टल को मैंने उठाया और गाड़ी जल्दी से मैंने पीछे की तरफ की और मैं दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। आधी रात का वक्त था और उस कुर्सी पर बैठा हुआ टेबल को मैं देखे जा रहा। मौत को अपनी आंखों से देखकर आया था। गोलियों का असर उस पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। सच में वो किचकांडी थी जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। वो किचकांडी मेरे सामने आई और मैं बच गया। और वो कह रही थी, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करना होगा कुछ ज्यादा बताया भी नहीं। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे, लेकिन कोई भी एक ख्याल सही दिशा में नहीं जा रहा। मुझे अब केस से ज्यादा डर उस किचकांडी से लग रहा था। कहीं इस केस के जरिए मैं उसकी चंगुल में ना फंस जाऊं। हर एक कहानी पर यकीन हो रहा मुझे, हर एक कहानी पर। उस रात मैंने एक डिसीजन लिया कि अब बाकी लोगों से तो पूछताछ करूंगा। मुझे किसी पुजारी के पास जाना होगा। किसी ऐसे इंसान के बारे में मुझे जानना होगा जो किचकांडी की जानकारी रखता हो। भले ही इसे बाकी लोग अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन अब जो आंखों से देख कर आया था, मुझे जानकारी इकट्ठी करनी थी। और इस जंगल के पास सबसे मशहूर एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी से मुझे मिलना था। समय भले ही कम मिला, लेकिन उस पुजारी ने मुझे जो जो बताया, मुझे पहले उसके बारे में नहीं पता था। और पुजारी जी कह रहे थे, मैंने पुलिस को कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इन चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता। शिकार करती है वो किचकांडी उस जंगली रास्ते पर, लेकिन वो चुनाव करती है शिकार करने से पहले, और उसे रोकने के लिए हर साल वहां पर हवन करने की कोशिश हम करते हैं अमावस की रात को, ताकि उस किचकांडी की आत्मा को शांति दिलवाई जा सके। लेकिन हर साल जब हम अमावस की रात हवन यज्ञ करने की कोशिश करते हैं तो भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, और वो किचकांडी इस धार्मिक अनुष्ठान को रोकने की पूरी कोशिश करती है और इसमें कामयाब हो जाती है। हर साल पिछले 3 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। वो किचकांडी बदला लेना चाहती है और बदले की आग में झुलस रही है। पुजारी जी ने ये बताया। फिर मैं पुजारी जी से जानना चाहता था किचकांडी के बारे में। आखिर कोई किचकांडी कैसे बन जाती है? क्या ये डायन चुड़ैल की तरह कोई पुराना श्राप है? पुजारी जी ने कहा, नहीं। जब किसी लड़की या किसी औरत की मौत बेहद भयानक स्थिति में हो और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं, या वो किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो और सामने वाला उसका भरोसा तोड़ दे, और जब भरोसा तोड़े तब उसे मौत मिले, कहते हैं तब वो किचकांडी का रूप ले लेती है। फिर वो बदला लेने की कोशिश करती है। जो भी उसकी मौत से जुड़ा हुआ है, चाहे एक छोटा सा हिस्सा ही हो, वो हर किसी से बदला लेने की कोशिश करती है। और प्रचंड किचकांडी उसे कहते हैं जो हर किसी से बदला लेती है, वो मर्दों से ही बदला लेने लगती है। ये किचकांडी भी वैसी ही लगती है। कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं और मैं कई बार पुलिस वालों को कह चुका हूँ, एक बार एक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर करना होगा ताकि उसे कमज़ोर किया जा सके। ऐसे तो वो ताकतवर होती चली जाएगी, बदला लेती चली जाएगी और इस जंगल का विनाश कर देगी। यहाँ पर आना जाना पूरी तरह से बंद हो सकता है और वो उसके बाद रुकेगी नहीं, आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन कोई इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। लोग गायब होते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश होती है, लेकिन फिर समय समय पर इसे भुला दिया जाता है और कुछ समय के लिए वो शांत रहती है, फिर इस रूप में आ जाती है। पुजारी जी की बातों से मैं जान चुका था आखिर किचकांडी क्या है। पुजारी जी की बातों से मैं ये जान चुका था कि एक किचकांडी क्या कर सकती है, और उन्होंने बताया एक किचकांडी किसी लड़की के शरीर को
कहीं दफना दिया गया हो तब बनती है। अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा जिसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो और वो उस शरीर से अलग भी ना हो, शायद इस किचकांडी का शरीर भी जंगल के किसी न किसी हिस्से पर होगा जो इंतजार कर रहा है अपने अंतिम संस्कार का। अगर उसकी आत्मा को शांति ना मिली तो बाकियों की आत्मा को शांति भी वो लेने नहीं देगी। पुजारी जी से बात करने पर बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने ढूंढ निकाली, कुछ कमजोरियां, और पुजारी जी को यह भी बताया मेरा भी सामना हो चुका है। और पुजारी जी का मानना था कि मैं किस्मत वाला हूं जो उस किचकांडी ने मुझे छोड़ दिया। हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो उसके काम का है, इसीलिए उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे लगा कि मैं उसकी तरफ हूं। अगर उसे कभी लगा कि मैं उसके खिलाफ कुछ कर रहा हूं, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैंने कई हायर ऑफिशियल से बात की कि एक बार सर्च एंड रेस्क्यू दोबारा उस जंगल में होना चाहिए और इस बार डेड बॉडीज को ढूंढने का काम भी होगा। मुझे लगता है डेड बॉडीज को वहां पर दफनाया गया होगा, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अब इस केस को सब दबाना चाहते थे कि ये एक मिस्टीरियस डिसअपेरेंस है, लेकिन मुझे पता था वो किचकांडी यकीनन वहां आसपास ही होगी और मुझे अब भी राघव जिंदा लग रहा था। इस केस को सुलझाने के लिए मुझे दोबारा उस फार्म हाउस में जाना होगा। सभी कड़ियां अपने आप जुड़ रही थी, लेकिन उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर विक्रम को मार दिया किसी ने। विक्रम को एक पंखे से लटका हुआ पाया गया। शरीर पर कई निशान थे और छाती पर किसी ने गोदा हुआ था नाखून से निशान बनाकर बदला। सबको लग रहा था ये किचकांडी का काम है और एक पुलिस स्टेशन में किसी को ऐसे मारना कोई साधारण काम नहीं था। अब इस केस को बंद करने के लिए ऊपर से दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि वो किचकांडी उस जंगल में ऐसी घटनाएं किया करती थी। अब शहरी इलाके में भी ऐसा कुछ होने लगा था तो सब डरने लगे थे। कोई नहीं चाहता था कि इस केस में आगे काम हो, लेकिन मैं यहाँ से दूर जाना नहीं चाहता था। मेरी ट्रांसफ़र हो गई और ये आखिरी रात थी। मुझे जो करना था आज ही करना था और मुझे शक था वो फार्म हाउस कोई ना कोई कड़ी उससे जुड़ी हुई है। इस बार उसके आसपास तलाशी लेने की कोशिश करूंगा और जैसा कि मुझे पुजारी जी ने बताया है, उसकी लाश कहीं ना कहीं होगी और उसके शरीर का एक अंग जो उसके शरीर से जुड़ा हुआ होगा उसमें उसकी ताकत होती है। उसकी लाश को ढूंढना होगा, उसे जलाना होगा पूरे के पूरे शरीर को, तभी उसका अंत हो सकता है। यकीनन उसकी लाश को दफनाया गया होगा, ढूंढना पड़ेगा मुझे। और मुझे लग रहा था उस फार्म हाउस के आसपास ही राघव ने उसकी लाश को दफनाया होगा, तभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई आ नहीं पाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा और सर्च वारंट भी उस फार्म हाउस के आसपास के इलाके का कभी हमें मिला ही नहीं। गाड़ी चलाकर मैं सीधा फार्म हाउस की तरफ ही जा रहा था। रास्ते में मुझे बिल्कुल सड़क के बीच वही किचकांडी नजर आ गई। मेरे साथ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया था। किचकांडी बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैंने गाड़ी को रोका नहीं, लेकिन दाईं तरफ से निकालने की कोशिश की। वो सामने आ गई और जैसे ही गाड़ी उससे टकराई, आवाज़ तो कोई नहीं आई, लेकिन गाड़ी ज़रूर हिली और वो पिछली सीट पर थी। आईने में मुझे साफ नज़र आ रहा, लेकिन गर्दन घुमाकर जब मैं पीछे देखता कोई नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत बेहद करीब है और आज की रात यहाँ पर ही मेरी आखिरी रात नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर महसूस हो रही थीं, जो धीरे धीरे सरकती हुई मेरी गर्दन के करीब जा रही, लेकिन वो नज़र भी तो नहीं आ रही थी। मैं करता तो क्या करता। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर अच्छी तरह लपेट ली, फिर उसके शब्द मेरे कानों में पड़े। तुम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हो, उसे बचाने के लिए जा रहे हो, उसे तुम नहीं बचा सकते। अब तुम्हें वापस जाना होगा। मैं सोच भी पड़ सकती हूं। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा और मैंने उसको कहा, देखो तुम जो भी कर रही हो ये सही नहीं है, ऐसे मासूम लोगों को मारना सही नहीं है। उसने कहा, मासूम? मैंने किसी मासूम को नहीं मारा।
हर एक इंसान जो मेरी मौत से जुड़ा हुआ था, मैंने सिर्फ उसे ही मारा है। मैंने उसे कहा, तो राघव को तुमने इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा उसने रेप किया था? तुम मीरा ही हो ना, सच बताओ। उसने कहा, उसने मेरा रेप किया, मुझे मार डाला और मैं इस रूप में आ गई। फिर मैं बदला लेती चली गई, लेकिन मैंने राघव को मारा नहीं। वो जिंदा है, वो अब भी जिंदा है। मैं उसे नहीं मार सकती, मेरी भी एक मजबूरी है। लेकिन अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। मुझे ज़रूरत नहीं है अब किसी को मारने की, सिर्फ एक को मारना चाहती हूँ, और जो भी उसके बीच आएगा मैं उसे भी मार डालूंगी। उसकी बातों से मैं डर चुका था, तो मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। मैं राघव को मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे राघव के पास लेकर जाना होगा। उसके हंसने की आवाज़ आने लगी और मैं भी एक बार राघव तक पहुँच जाऊँ। अब ये तो पता चल गया है कि वो जिंदा है। अगर किसी तरह मैं उसे बचा पाया तो मैं तरक्की कर सकता हूँ, प्रमोशन ले सकता हूँ। और एक बार मेरे मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि क्या इसे इंसाफ दिलाना सही होगा। उसकी हंसी भयानक थी और एक किचकांडी से सौदा अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए बस एक बार राघव के पास पहुंचना चाहता था। दिमाग में भले ही कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहता था मैं उसी फार्म हाउस तक पहुंचा और किचकांडी आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। फिर मैंने उसे कहा, यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ, यहाँ पर कभी मुझे कुछ नहीं मिला, ना तो तुम्हारी लाश ना राघव। उसने कहा, ये फार्म हाउस में एक ऐसा कमरा भी है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। उसने मेरा रेप वहीं पर किया था। मैं बहुत चीखी थी, मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। विकास को मेरी आवाज़ सुन रही थी, लेकिन अपनी दोस्ती में इतना अंधा हो गया था कि उसने मुझे धोखा दे दिया। और ऐसा धोखा मेरे मन में कसक रह गई। जब वो मेरा गला काट रहा था ना, तभी मैंने सोच लिया था, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, मैं वापस आऊंगी। और कयामत ही थी वो। बिजली इस फार्म हाउस के ऊपर गिरी थी और मैं छत पर आंखें खोलकर देख पा रही थी। मैंने राघव को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये बचकर निकल गए। उस समय मैं कमज़ोर थी, अपनी ताकत को पहचान नहीं पाई थी, वरना उसी समय उन्हें मार देती। लेकिन मैंने बदला तो लिया। विक्रम, जो कि राघव का नौकर था, राघव ने भी विकास को मारने के लिए कहा था। मैंने भी उसे कहा कि तुम्हें विकास को मारना ही होगा। वो तो ना कर रहा था, लेकिन मेरी ताकत के आगे उसकी एक ना चली। अब मैं समझ गया था कि क्यों विक्रम ने कहा था कि राघव ने कहा है कि विकास को मारना है, और बार बार वो ये भी कहता कि किचकांडी ने भी कहा है विकास को मारना है। पूरी बात समझ रहा था, लेकिन वो कमरा कहाँ है? मुझे लगा शायद मैं राघव को बचा सकता हूँ। लकड़ी का बना हुआ वो झोंपड़ा जहाँ पर बेसमेंट भी थी, गटर का एक तरफ बना हुआ ढक्कन जिसे खोलने पर नीचे जाया जा सकता था, और नीचे बेसमेंट थी जिस पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं। जैसे ही उस किचकांडी ने मुझे बटन दबाने के लिए कहा, मैंने बटन दबाया, राघव मेरे सामने था। किचकांडी ने कहा, उसके पैरों के नीचे मेरी लाश है, वो देखो हाथ अब भी ज़मीन से बाहर निकला हुआ है। जल्दबाजी में मेरी लाश को अच्छे से ये दफना ही नहीं पाए थे। मेरी नज़रें तो राघव पर टिक चुकी थीं। वो कराह रहा था लेकिन जिंदा था। उसे जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसकी चमड़ी को उतारा गया था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और ना ही चमड़ी थी। जिंदा जरूर था, लेकिन मुर्दा के बराबर था। इतना बुरा हाल किसी दुश्मन का भी ना हो जैसा उसका था। नाखून निकाले जा चुके थे, दोनों आंखें निकाली जा चुकी थी, सर के बाल मौजूद नहीं, जैसे उधेड़ दिए गए हों। शरीर की पूरी चमड़ी को उतार दिया गया था। और उसके पास खड़ी वो किचकांडी हंसकर कह रही, मेरा बदला पूरा नहीं हो सकता, मैं चाहे जो कर लूं,
इसे जान से नहीं मार सकती। ये काम किसी और को करना होगा। तड़प तड़प कर भी धीरे धीरे ये मर ही सकता है, लेकिन मैं चाहती हूं ये जलकर मरे, आखिरी बार ये जलकर मरे। राघव बोलने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसकी जबान को भी काटा जा चुका था। मैं यहां पर राघव को बचाने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे लग रहा उसे बचाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो बच भी गया तो जिंदा नहीं रह पाएगा। ताउम्र इस तरह से वो नर्क को झेलेगा। फिर उस किचकांडी ने पास पड़े पेट्रोल के कैन की तरफ इशारा किया और कहा, जला दो सब कुछ। मेरी लाश भी जल जाएगी, मेरा भी अंत हो जाएगा। अब मैं रहना भी नहीं चाहती यहां। तुम इसे भी खत्म करो, इसे बचाना मत। अगर बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी इसी जगह ले आऊंगी, फिर किसी और से ये काम करवाऊंगी। अगर तुम इसे जलाओगे, इसे खत्म करोगे, तो मुझे भी खत्म कर सकते हो। फिर ये किचकांडी वाला किस्सा खत्म। मैं क्या करता सोच तक नहीं पा रहा। और मुझे ये भी पता था कोई नहीं जानता कि मैं यहां पर आया हूं। किसी को नहीं पता इस जगह के बारे में। पूरे के पूरे इस झोंपड़े को जला डालूंगा तो ये हिस्सा नीचे दफन हो जाएगा और किसी को कभी पता तक नहीं चलेगा। इतना बड़ा फार्म हाउस का इलाका है, धुआं दूर दूर तक दिखेगा नहीं, जंगली इलाका है। कोई इस जंगल में आना नहीं चाहता। इस केस को सब दबा देना चाहते हैं और शायद यही सही होगा। मैंने उस पेट्रोल की कैन से पेट्रोल हर जगह छिड़क दिया। कराहने की आवाजें भले ही बेसमेंट से आ रही थी, लेकिन वो गटर का ढक्कन लगाते वक्त धुआं बढ़ने लगा था। राघव भी जल रहा था और किचकांडी की लाश भी। दर्द किचकांडी को हो रहा, लेकिन वो हंस रही थी। उसका बदला भी पूरा हो चुका था। मैंने उसका काम किया तो उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, और अब मैं इस किचकांडी के पूरे किस्से का इतिहास जानता था जो कोई और नहीं जानता था, और ना मैं कभी किसी को बताऊंगा। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कभी भी कोई सर्च करने के लिए नहीं आएगा। राघव का किस्सा हमेशा के लिए इस जमीन में दफन हो जाएगा। और अपनी गाड़ी लेकर मैं वहां से निकल चुका था। पुलिस स्टेशन में कई पुलिस वाले थे जो मुझे जानते थे, जो कह रहे कि यह केस तुम्हारे लिए अधूरा रह गया। लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उनका सवाल यही था, कभी तुम्हारे चेहरे पर किसी अधूरे केस को लेकर मुस्कुराहट नहीं देखी। क्या बताता उन्हें, केस तो मैंने सुलझा लिया है, बता नहीं सकता, लेकिन किचकांडी पर अब यकीन करता हूं। दुनिया में कहीं भी जहां किचकांडी दिखने की कहानियां सुनाई जाती होंगी, वहां इतिहास इससे मिलता जुलता ही होता होगा। और जब हम कुछ बुरा करते हैं और हमें लगता है हम बचकर निकल गए हैं, हमारी नियति हमें कुछ समय ज़रूर दे देती है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है तो उसी जगह हमारी नियति ही हमें लेकर आती है, उसकी सज़ा देने के लिए।